क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अब हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम कोशिश करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लें। ये जो हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स सब्जेक्ट है जो वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। यूजली जो हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो MDU, KU के CRSU, CDLU, इन सब के अंदर है। ये जो CRSU का सिलेबस है, अभी जो नया सिलेबस आया है दैट इज जो 2020 से लेकर 2022 तक के जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, जो इस समय सेकेंड सेमेस्टर में हो जाएंगे, उनके ये भी सेकेंड सेमेस्टर में है। और जो इनसे पहले वाले स्टूडेंट्स थे उनके लिए वो फोर्थ सेमेस्टर में है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है सीरीज। तो जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में स्टूडेंट्स है दैट इज जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स देंगे उनके भी सिलेबस में है और सेम सिलेबस है उनका, और जो भी सेकेंड सेम में हुए हैं उनके भी सिलेबस में है। तो बड़े ध्यान से देखना। थियोरेटिकल जो हमारा पूरा पेपर है यूजुअली कम ही डेरिवेशंस हैं, ज़्यादातर इसके अंदर डेफिनेशंस आएंगी, कुछ प्रिंसिपल्स आने वाले हैं। तो ध्यान से देखना, सारी फिजिक्स ही है तो ज़्यादातर बच्चों को ये टिपिकल लगता है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास किस टाइप के क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और फिर उनके बेस पे हम ये देखेंगे कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल वेलोसिटी और डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल ये सब क्या होता है। ये सब हमारा फर्स्ट यूनिट में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी डेफिनेशन है डायनेमिकल सिस्टम की। जो डायनेमिकल सिस्टम है वो क्या होता है, नाम से ही पता होना चाहिए। जब हमने ग्रेजुएशन में 2 मैथ्स पढ़े थे, एक तो स्टैटिक्स था और एक डायनेमिक्स था। जो स्टैटिक्स मैथ है ना वो उसमें हमने सिर्फ क्या पढ़ा था कि फोर्स अगर हमारा स्टेट में है दैट इज रेस्ट पोजिशन में है तो हम उसको क्या कर रहे थे, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। मतलब कि वहां पर हम सिर्फ किसकी स्टडी कर रहे थे, पार्टिकल एट रेस्ट पे। और जो डायनेमिक्स है, डायनेमिक का वर्ड का मीनिंग ही यही होता है कि मोशन में होनी चाहिए। तो डायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमारा थर्ड चैप्टर था सिंपल हार्मोनिक मोशन, फोर्थ था हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिंग्स थी उसके अंदर सारी, देन हमने प्रोजेक्टाइल रीड किया था, ऑर्बिटल मोशन, ये सब कुछ आए थे हमारे। तो वहां पर हम सब क्या कर रहे थे, पार्टिकल के मोशन की स्टडी कर रहे थे। तो यहाँ पे अब हमारे पास पहली जो डेफिनेशन है वो किसकी है, डायनामिकल सिस्टम की। तो दैट मीन्स एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम पार्टिकल्स की स्टडी करने वाले हैं, पार्टिकल के मोशंस की स्टडी करेंगे। तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डायनामिकल सिस्टम। आपको साथ साथ में दिख भी जाएगा कि जो हम डेफिनेशन में करवा रहे हो वो आप साथ में रीड भी कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्पेस। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी पार्टिकल दे रखा है उसकी पोजीशन क्या है, वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब सपोज करो हमने कोई भी पार्टिकल है वो 3 डायमेंशनल में ले लिया, तो अगर 3 डायमेंशन में लेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास x, y, z ये ओरिजिन है। तो अगर हमने कोई भी पार्टिकल लिया, यहाँ पर p पार्टिकल लिया है हमने, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो x, y, z है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इसकी क्या बता रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मींस पोजीशन क्या है उसकी विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेस। अगर हम इस स्पेस को चेंज कर दें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। मान लो हमने अभी ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, ऊपर की साइड ले गई, ये हमारा नया ओरिजिन आ गया। ओ डैश ले सकते हो, एक्स इज एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। तो अब यही पार्टिकल ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं रखेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टम। अब इसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे अब हमारे पास एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश ये आएंगे। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है पार्टिकल की पोजीशन क्या है। ठीक है। तो वो हमारे पूरे स्पेस की क्या बता देगा, कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम उससे के हर एक पार्टिकल की पोजीशन बता सके विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेस जिसकी भी वो स्टडी करवाना चाह रहा है हमसे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्री एंड कंस्ट्रेंट सिस्टम। अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्री एंड कंस्ट्रेंट। ये सिस्टम, अब फ्री तो हमें पता है चलो क्या होता है। फ्री का मतलब क्या है कि उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपना जो सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री है, उसका हर एक पार्टिकल बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकता है। जो हमारी बॉडी है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब सपोज करो हमने कोई भी बॉल थ्रो की, ऐसे हमने बॉल थ्रो कर दी तो वो बॉल फ्री है,
उसकी मर्जी है, अब जैसे कि वो जहाँ पे भी जाना चाहिए वहां पर जा सकती है, उसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ठीक है। लेकिन सपोज करो, अब वो तो मान लो कि अगर हमने बॉल थ्रो की और हम एक खुले मैदान में है तो बॉल कहीं तक भी जा सकती है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ एक छोटे से रूम में हैं और हमने बॉल को ना बहुत ही ज्यादा जोर से थ्रो कर दिया, तो वो बॉल की रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगी कि वो रूम से बाहर नहीं जा सकती, है ना। बॉल से टकराएगी, वापस से आ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, बॉल के मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो कि वो रूम से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वॉल्स क्या कर लेंगी, बॉल को बाहर नहीं जाने देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि फ्री का मतलब क्या है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो जैसा अपना नेचर है उसी की तरह से मूव कर रहा है, तो ठीक है, वो हमारा फ्री कंस्ट्रेंट हो गया, फ्री सिस्टम हो गया, सॉरी। कंस्ट्रेंट का मतलब ही क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन, या फिर हिंदी में बोले तो बाधा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर हम कोई भी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, कैसी भी रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि तुमको यही पाथ फॉलो करना पड़ेगा तभी ये सिस्टम हमारा फॉलो होने वाला है, तो उसको क्या कहेंगे कि हमने सिस्टम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, उस सिस्टम को हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट सिस्टम। सपोज करो कोई भी बॉल है, अब हम वैसे ही सपोज करो हमने ग्राउंड पे ऐसे ही फेंक दी, तो वो क्या होगी, किसी भी पाथ को फॉलो कर सकती है। लेकिन हमने उसको अगर सपोज करो एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि उसको स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना पड़ेगा या फिर किसी सर्कल की बाउंड्री पर ही मूव करवाना है, तो वो क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट कर लेगी अपनी मोशन को। अब हमने अगर बॉडी को ये कहा कि वो इस सर्कल की बाउंड्री पर ही मूव करनी चाहिए, है ना, तो हम क्या कहेंगे कि इसका क्या हो गया, हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होगी। हमने कंस्ट्रेंट लगा दिया इसके ऊपर कि ये इस वाले पाथ के अलावा और कहीं नहीं जानी चाहिए, तो दैट मीन्स दिस इज रिस्ट्रिक्शन मोशन, ठीक है। हो सकता है कुछ भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक पाथ के अंदर ही हो। हमने कह दिया कि सर्कल के अंदर या सर्कल की बाउंड्री तक ही होनी चाहिए, उससे बाहर ना जाए। जैसे कि हम मान लो अब क्रिकेट ही है, क्रिकेट में ऐसा ही होता है, एक सर्कुलर हमारे पास ग्राउंड होता है और हम क्या कहते हैं कि अगर बॉल हमारी सर्कल की बाउंड्री तक ही है देन ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या बन जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, है ना, चौका लग जाता है। अगर इससे ऊपर गई, इससे बाहर गई, देन हम उसको क्या बोल देते हैं, सिक्सर, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यही कहा उसने कि अगर हम अपनी जो भी मोशन है उसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद देखो अब क्या है आगे, इफ टी रिप्रेजेंट टाइम देन आर के द पोजिशन वेक्टर ऑफ द kth पार्टिकल इज इक्वल टू दिस। देखो अब क्या कहा है, अब हम ना डिफाइन करेंगे कि पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी। टाइम तो सभी को पता है, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे हम। अगर हमारे पास एक 3D सिस्टम है, इस तरह से हमने एक सिस्टम ले लिया और ये हमारे पास बॉडी है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक कोई भी पार्टिकल लिया, सपोज करो ये मैंने पार्टिकल ले लिया पी पार्टिकल। अब इसके क्या करेंगे, हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो इसका पोजीशन वेक्टर आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये हमारा क्या हो गया, आर वेक्टर। ये ओ पॉइंट है, ओ मीन्स ओरिजिन। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, जो ये आर वेक्टर है ये क्या बता रहा है, इस पी पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेस, यही बता रहा है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये मान लो पॉइंट हमारा 1 है तो मैं इसको बोल दूंगी R1 आया। अगर हमने दूसरा पार्टिकल लिया, सपोज करो सेकंड पार्टिकल, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, दिस इज R2। इसी तरह से हम जैसे जैसे पार्टिकल्स लेते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास पोजीशन आती रहेंगी, ये R3 हो जाएगा। इसी तरह से हमने सारे सिस्टम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबके पोजीशन वेक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, दिस इज RK, है ना। और हो सकता है इस सिस्टम के अंदर n पार्टिकल्स हों, हमें नहीं पता तो हम यूजुअली n मान के चल लेंगे। तो अगर इसके अंदर 1 2 3 से लेकर कितने पार्टिकल्स हैं, कैपिटल N पार्टिकल्स हैं टोटल, तो हमारे पास क्या आएगा, R1 R2 R3 R कैपिटल N तक, यहाँ तक आने वाले हैं। तो हमने यही लिखा कि दिस इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसका, ऑफ पार्टिकल्स
ऑफ सिस्टम या फिर बॉडी। जो हमारे पास सिस्टम है उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी हम क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 2 से लेकर कैपिटल N तक। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हो गई। t फॉर टाइम होगा। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड क्या है और किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी का मतलब यही होता है कि एक तो उनकी स्पीड देखो प्लस उनकी डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगर हमें पोजीशन वेक्टर पता है, अगर हम उसका डेरिवेटिव कर दे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। जैसे कि हम छोटी क्लास में ही पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल आएगी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर बाय डी टी। अब आर के लिख दो यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, आर के ऊपर डॉट लगा देना। हियर जो ये डॉट है ये किसको बताता है कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने कर दिया है। ठीक है, तो जहां पर भी अगर आपको आर डॉट के दिख जाए तो उसका मतलब क्या होगा, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स। क्लियर, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देन द एनालिटिकली ए कंस्ट्रेंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हम ना देखो क्या कहेंगे कि जो जर्नल हमारी कंस्ट्रेंट की इक्वेशंस हैं वो किस टाइप की आने वाली हैं, उसके अंदर जो इक्वेशंस आएंगी उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा टी आर के और आर के डॉट ये प्रेजेंट होंगे। तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी ना, जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशंस आएंगी उनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, टी आर के और आर के डॉट, इस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी। सपोज करो कुछ भी लिख दिया हमने, ऐसे लिखा आर के प्लस टी इंटू आर के डॉट इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दिया। कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिख के दे देगा, कुछ भी हो सकती है इक्वेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट आ गई। तो इन जनरल ऐसे ही लिखते हैं हम। उसके बाद हो सकता है अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अब कोई भी अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, ये हम मैथ में पढ़ के आए हैं पहले भी, कि आर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा, एक्स के आई कैप, वाई के जे कैप एंड जेड के कैप, ऐसे ही बनने वाला है ना। तो यहाँ पर अब हम अगर यहाँ पे वैल्यू रखे भी तो जरूरी नहीं है कि आर के अंदर ही इक्वेशन हो, एक्स वाई जेड भी तो दे सकता है ना। तो ऐसे भी लिख सकता है वो, टी एक्स के वाई के जेड के, और इनके डेरिवेटिव्स भी क्या आएंगे, एक्स के डॉट वाई के डॉट और जेड के डॉट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशंस भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आर में ही दे, एक्स वाई जेड में भी हो सकता है। एक तो ये आ गई हमारे पास, द कंस्ट्रेंट गिवन बाय द इक्वेशन 1 इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन और द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये इक्वेशन बोलेंगे। व्हेन द वेलोसिटी आर के डॉट डू नॉट एंटर इन द कंस्ट्रेंट इक्वेशन नंबर 1 देन द कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड फाइनाइट और ज्योमेट्रिक। अब यहाँ पर क्या कहा कि अगर हमारे पास जो ये वेलोसिटी वाले कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं है देन वी कॉल इट फाइनाइट कंस्ट्रेंट। ठीक है, क्या बोलना है, फाइनाइट कंस्ट्रेंट। जिसके अंदर वेलोसिटी के कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिकल, और जिसके अंदर नहीं प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे फाइनाइट कंस्ट्रेंट। क्लियर सभी को। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अब सीधी सी बात, अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो इस तरह से लिखोगे ना, इस तरह से लिखेंगे, ये जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है ये हमारा मिस हो जाएगा इन द फाइनाइट कंस्ट्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, वी शैल कंसीडर ओनली सच डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट हुज इक्वेशन कंस्ट्रेंट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन द लीनियर फॉर्म एज। उसने कहा कि अब जो हमारा सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग हम जो कांस्टेंट है यूजुअली हम किस टाइप के मान के चलने वाले हैं, जो ये इक्वेशन लिखी हुई है अभी दिखाते हैं वो किस टाइप की है।
समेशन ऑफ k फ्रॉम 1 टू कैपिटल N L के R के डॉट N प्लस D इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो सब है ये क्या है ये और बता देते हैं पहले। वेयर द वेलोसिटीज, वेयर द वेक्टर्स, एक तो ये वाले तो हमारे वेक्टर्स हैं L के, ठीक है, एंड द स्केलर्स D इज स्पेसिफिक द फंक्शन। अब ध्यान से देखना, अभी जो हमने इक्वेशन लिखी थी ना F, सिंपल जो इक्वेशन थी वो ये थी, ये वाली है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि जो हमारी इक्वेशन है उसके अंदर T, R के और R के डॉट प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें दिख गया कि यहाँ पर R के डॉट है, सभी का है, क्योंकि K फ्रॉम 1 टू N है तो यहाँ पर K फ्रॉम 1 टू N आ जाएंगे, सारे के सारे वेलोसिटी कंपोनेंट हमें मिल गए। अब बात किसकी आती है, ये वाले कहाँ गए, है ना। तो ये वाले इसके अंदर प्रेजेंट है सभी के सभी। तो इसने क्या कहा कि D तुम्हारा अलग है, वेलोसिटी कंपोनेंट्स वाले सारे अलग हैं, मिक्स नहीं कर रखे उसने। तो क्या कहा, ये अपना अलग ग्रुप बनाएंगे और ये अलग ग्रुप बनाएंगे, इनके वाला ग्रुप तो ये दिखा दिया, ठीक है। और जो ये D है इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे R1, R2, R3 से लेकर Rn कैपिटल N तक और एक टाइम, ये सारे कंपोनेंट्स इस D के अंदर प्रेजेंट है। तो इस टाइप की कंस्ट्रेंट्स ही हम पढ़ने वाले हैं, जो इक्वेशंस आएंगी ना वो यूजुअली इसी टाइप की स्टडी करेंगे हम। यही लिखा हुआ है सब कुछ। उसके बाद वही अगर फाइनाइट है, फाइनाइट में ये वाली चीज तो नहीं होगी, वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो यही लिख दिया। उसके बाद implies that differential constant equation is obtained by term wise differentiation of fourth। अब उसने क्या कहा, अगर तुम्हारी फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट में हमने क्या देखा कि जिसके अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट प्रेजेंट ना हो, तो दैट मीन्स इस टाइप की कंस्ट्रेंट मिलेगी हमें, ये मिलेगा। अब इससे ये वाली कैसे बनाओगे, इसके अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट तो है ही नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम जो भी कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे ना वो इस टाइप की इक्वेशन का पढ़ने वाले हैं। तो दैट मीन्स हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करते ही वेलोसिटी मिल जाएगी। तो दैट मीन्स हम यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं इस टाइप की मिल रही है या नहीं मिल रही, ये देख लेते हैं एक बार। तो डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखो पहले तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा, यहाँ पर लिख भी रखा है सीधा सा, कर्ल f बाय कर्ल t। आपको पता है ना कर्ल क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और दोनों में t प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स पहले f का विद रिस्पेक्ट टू t कर दिया, फिर हम f का विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे और r का विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। इनटू कर्ल r के बाय कर्ल t, इस टाइप का बनेगा। और साथ में हमें समेशन भी लगाना पड़ेगा, समेशन फ्रॉम k फ्रॉम 1 टू n। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सब है, और उन सबका ही डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना किसी एक का कर रहे हैं हम, तो हमें यहाँ पे सबका करना है और फिर देन उनका एडिशन कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 0। क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन आ गई। इक्वेशन नंबर 5 देख सकते हैं आप, वेयर आर के। अब हमें पता है जो हमारी आर के होता है दिस इज पोजीशन वेक्टर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, जे एंड जेड के कैप, ये बनेगा। तो उसके बाद उसका डेरिवेटिव भी निकाल दिया। अब f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर के करूं तो क्या बनने वाला है, कर्ल f बाय कर्ल आर के। दिस इज इक्वल टू f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे यही कर रखा है, f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के, विद रिस्पेक्ट टू y के एंड विद रिस्पेक्ट टू z के। ये आ गया, ठीक है, यहां तक आ गए। बट ए डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट ऑफ ए टाइप इक्वेशन नंबर 5 इज नॉट इक्विवेलेंट टू फाइनाइट कंस्ट्रेंट फोर्थ। अब यहाँ पर इसने क्या कहा कि देखो बेशक से तुम्हारी फोर्थ और फिफ्थ सेम है, फोर्थ इक्वेशन ये है और फिफ्थ इक्वेशन हमारी ये वाली है, इससे ये वाली आई है, लेकिन ये इसकी जर्नल नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे चलो इसका डेरिवेटिव कर दिया ये आ गया, लेकिन इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस सी आएगा ना।
तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली इसको इम्प्लाई कर रही है, हमेशा नहीं करेगी, बट ये वाली इसको जरूर इम्प्लाई करेगी। इसका डेरिवेटिव करोगे ये मिल जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करोगे ये नहीं मिलेगा। प्लस सी भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है ना, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सी भी आपको मिलने वाला है। तो दैट मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर कंस्ट्रेंट है तो इक्वेशन एक ही मिलेगी, लेकिन अगर इक्वेशन एक है तो कंस्ट्रेंट पक्का वही मिलने वाला है। इसी टाइप का मिल रहा है ना अभी कंस्ट्रेंट, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास ये आर के डॉट आ गया, यही चाहिए था, और साथ में ये हमारा एल के हो गया जो भी साथ में है, और उसके साथ में क्या है, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये डी की वैल्यू है। तो इसने कहा कि अगर आप चाहो तो इस जैसा बना सकते हो कंस्ट्रेंट, लेकिन जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रेंट से अगर इक्वेशन बनाओगे तो वो सेम ही मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ना यही उसने कंपैरिजन किया है कि कैसे कैसे आप एल के को निकाल सकते हो, आर के निकाल सकते हो, डी को निकाल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा एल के है वो क्या आएगा, ए के प्लस बी के प्लस सी के, वेयर ए के बी के सी के की वैल्यूज उसने बताई भी हैं। तो आप यहाँ से ना इनको कंपैरिजन करके निकाल सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है, आप बड़े ध्यान से देख लेना, बस कंपैरिजन करना है अब हमने। तो जैसे कि मैंने यही बताया कि ये वाला जो वेक्टर है वो हमारा एल के आएगा, इससे कंपैरिजन करके देख लो। अब यहाँ पर जो एल के वेक्टर है वो हमारा ये आने वाला है, ये आएगा। तो एल के का जो एक्स कंपोनेंट है वो ये आएगा, वाई ये आएगा, और जेड ये वाला वेक्टर, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। अब हमने डिटेल में देख लिया कि कंस्ट्रेंट्स होते क्या है, और उनकी जो इक्वेशंस है वो जनरली हम किस टाइप की पढ़ने वाले हैं, ये देख लिया हमने। अब हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रेंट जो भी है उनके क्लासिफाई कैसे कर रखा है। तो 2-3 बेसिस पे किया हुआ है, बड़े ध्यान से देख लेना। एक तो है स्टेशनरी कंस्ट्रेंट, देखो स्टेशनरी कंस्ट्रेंट क्या है, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, वेट अ मिनट, हमने देखा था इस टाइप की कंस्ट्रेंट इक्वेशन मिलेंगी, लेकिन जब नाम में ही स्टेशनरी है, स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि चीज रुकी हुई है, स्टेशन भी है ना। तो यहाँ पे भी यही कहा उसने कि हमारा जो मोशन पढ़ेंगे स्टेशनरी कंस्ट्रेंट, उसके अंदर जो मोशन होगा ना वो मोशन किस में होना चाहिए, स्टेशन में होना चाहिए, रेस्ट में। अब अगर हम रेस्ट में देख रहे हैं तो वेलोसिटी तो जीरो आएंगी। वेलोसिटी का मतलब भी क्या होता है कि स्पीड कितनी है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो होना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग ही यहीं से की है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से स्टार्टिंग है ना। उसके बाद उसने क्या किया, इज कॉल्ड स्टेशनरी, इसको हम स्टेशनरी कब बोलेंगे, इफ टी इज नॉट एक्सप्रेस एक्सप्लिसिटली इन द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। इसने ये कहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास टी है ना वो एक्सप्लिसिटली ना हो, इम्प्लिसिटली प्रेजेंट होना चाहिए। इम्प्लिसिटली का मतलब ये है कि एफ इज द फंक्शन ऑफ आर के एंड आर के इज द फंक्शन ऑफ टी, ये हमारा इम्प्लिसिट में हो जाएगा। एक्सप्लिसिट का मतलब ये है कि डायरेक्ट टी ना मिले हमें, अगर डायरेक्ट टी मिल गया तो कर्ल एफ बाय कर्ल टी कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना। अभी हमने इसका डेरिवेटिव निकाला भी था, ये कर रहे थे हम, विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे तो ये मिलेगा ना, कर्ल एफ बाय कर्ल आर के और कर्ल आर के बाय कर्ल टी, यही देख रहे थे। तो यहाँ पर ये कहना चाहता है कि एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी डायरेक्टली करोगे ना वो जीरो आना चाहिए, एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट ना हो, इम्प्लिसिटली प्रेजेंट हो वो चल जाएगा। तो दैट मीन्स जब हमारे पास ये वाली टर्म अगर जीरो हो देन द कंस्ट्रेंट इज नोन एज स्टेशनरी कंस्ट्रेंट। क्लियर है सभी को। इसी तरह से जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, जैसे कि हमने अभी निकाल ली थी, वहां पे हमने क्या किया था, अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा जीरो होना चाहिए, तो दैट मीन्स सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी, दिस इज इक्वल टू जीरो। ये हमारी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आ गई। अब कंस्ट्रेंट की इक्वेशन वैसे तो टोटल ये थी, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियली क्या आना चाहिए, जीरो। तो दैट मीन्स सेकंड टर्म ही बच गई, वो शुड बी इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, विच इज होमोजीनियस एंड लीनियर इन वेलोसिटी।
लीनियर ही है ना, देख सकते हैं आप। तो ये हो गया। और अगर इस टाइप की इक्वेशन लिखनी है जो हमारी स्टैंडर्ड होती है, एल के आर के डॉट, यहाँ पर भी ये भी वेक्टर ही है, एन प्लस डी इज इक्वल टू 0, है ना, और यहाँ पर के फ्रॉम 1 to n। और जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, टी और आर की, और उसने कहा है कि इनका डेरिवेटिव वो तो 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कंस्ट्रेंट हमारा स्टेशनरी है तो डी की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये ध्यान रखना। डी की वैल्यू 0 है तो स्टेशनरी कांस्टेंट, और यहाँ पर अगर ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे हो तो ये 0 होना चाहिए। तो ये मेन कहने का मोटिव इसका क्या है, सिर्फ क्या बचना चाहिए हमारे आंसर में, कर्ल आर बाय कर्ल टी, मतलब वेलोसिटी बच जाए। अब वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए, वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 के इक्वल आएगा तभी तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। तो यही कह रहा है वो कि तुम्हें कैसे ना कैसे करके वेलोसिटी के कंपोनेंट को 0 के इक्वल निकाल के दिखाना है। उसके लिए जो टाइम है उस पर वो डायरेक्ट डिपेंड ना करे, इनडायरेक्टली डिपेंड कर जाए, ये कहना चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद है, अगर मान लो किसी के अंदर कोई स्टेशनरी नहीं है, अगर वो स्टेशनरी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, मूविंग कंस्ट्रेंट, या फिर रियोनोमिक कंस्ट्रेंट्स भी बोल सकते हैं। तो जिनके अंदर हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट 0 नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियोनोमिक कंस्ट्रेंट। वैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल लिखे हुए हैं यहाँ पर, रीड कर लेना उनको। फिर है होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। होलोनोमिक और नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, देखो constraints are called holonomic if the constraint relation are or can be made independent of velocity। अब जो हमारा मान लो जो भी कंस्टेंट की इक्वेशन आएगी, हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन आने वाली है जनरल। अब ये तो सभी को याद हो जाएगी कि इस टाइप की कंस्टेंट की इक्वेशन हमें मिलेगी। अब उसने क्या कहा, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम, होलोनोमिक सिस्टम हमें बताना है तो उसको हम क्या कहेंगे कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो इसके अंदर से वेलोसिटी पूरी खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, ये कहा है उसने कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर इसके अंदर वेलोसिटी कंपोनेंट ना रहे, मतलब कि अब जो हमारी नई इक्वेशन आएगी, सपोज करो एफ डैश, अब जो नया फंक्शन आएगा वो इस टाइप का आ जाए अगर, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, मेन सिर्फ ये है कि अगर इंटीग्रेशन करने के बाद वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट हो जाए हमारी इक्वेशन, देन द सिस्टम इज नोन एज होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, अदरवाइज इट इज कॉल्ड नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी, आप पीडीएफ अच्छे से रीड कर लेना, फिर भी कोई भी डाउट हो तो बता देना। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे भी रखा है कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल्स आर कनेक्टेड बाय ए रॉड ऑफ कांस्टेंट लेंथ, मतलब कि अगर हमारे पास 2 पार्टिकल है, इस तरह से ले लो आप, ये रॉड है और एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करो फर्स्ट पार्टिकल और यहाँ पर सेकेंड है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड पार्टिकल है तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 और इसका पोजीशन वेक्टर r2, और उसने कहा है कि रोड है, रोड का मतलब क्या है कि फिक्स लेंथ होगी उसकी, है ना, तो लेंथ भी मान ली l। अब आपको पता है अगर ट्रायंगल लॉ का यूज भी करोगे ना आप, तो किस तरह से, इस तरह से बना के देख लो इसको। तो यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, देन वी कैन यूज ओ मान लो इसको, और ये आ जाएगा r2 प्लस l इज इक्वल टू r1 वेक्टर। तो ऐसे भी लिख सकते हो r2 माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू l वेक्टर, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारे पास सिस्टम की इक्वेशन आई है, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन आई है, ये हमारी कैसी है, इसके अगर अंदर अगर हम डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन कर देंगे तो वैसे भी ये वेलोसिटी से फ्री है अभी भी, है ना। तो इसका जो कंस्ट्रेंट आया है उसके अंदर वेलोसिटी नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। बट अगर इसमें आप यहाँ पे रोड को लेंथ फिक्स ना करो, सपोज करो यहाँ पे अब हमने थ्रेड लगा दिया, कोई एक धागा लगा दिया,
अब धागे की लेंथ फिक्स थोड़ी है, अब उसका मन किया तो वो श्रिंक भी हो सकता है ना, लेंथ जरूरी नहीं है कि एल ही हो, एल से कम या ज्यादा भी हो सकती है। देन द सिस्टम कैन बी नॉन होलोनोमिक, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है उसकी जो इक्वेशन है वो जरूरी नहीं है कि वो फिक्स लेंथ पे ही उस पर डिपेंड करे। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो फिक्स है, फिक्स होते ही हमारे पास जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट आ गई। तो दैट मीन्स हमारा जो R1 माइनस R2 है या फिर R2 माइनस R1 है वो हमेशा ही L आएगी। तो यहाँ से हमारी जो सिस्टम की इक्वेशन है वो कैसी आ गई, होलोनोमिक सिस्टम आ गया, कंस्ट्रेंट। उसके बाद है यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट्स। अब यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट्स में क्या कहा उसने कि अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम है उसकी अगर हम कंस्ट्रेंट की इक्वेशन निकाल लें, अगर उसमें इक्वेशन ना आए, इनइक्वालिटी आ जाए लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट बोलने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अब सपोज करो, मान लो हमने ऐसे ही कह दिया, और ये वाला एग्जांपल ले लो अभी थ्रेड वाला ही, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल और यहाँ पे सेकंड पार्टिकल ऐसे ले रहे हैं हम, ये R1 एंड दिस इज R2 है ना। तो हमने ये देखा कि अगर हम R2 माइनस R1 करेंगे तो थ्रेड की जितनी टोटल लेंथ है, सपोज करो थ्रेड की लेंथ है L, अब L भी हो सकता है और L से कम भी तो हो सकती है ना, ऐसे श्रिंक भी तो हो सकती है, थ्रेड को तो मोड़ भी सकते हैं ऐसे। तो जरूरी तो नहीं है डिस्टेंस टोटल L ही हो, क्योंकि रोड में तो ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे दबाओगे तो वो कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, लेकिन थ्रेड में ऐसा पॉसिबल है। कोई एक स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग में भी पॉसिबल है ऐसा। तो यहाँ पे जो हमारा जो डिस्टेंस है वो लेस देन इक्वल टू L होने वाला है, कम भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा L हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट आ गया। एक एग्जांपल और लेके देख लो। अब सपोज करो कोई भी बॉडी है, उसको हम सर्कल की बाउंड्री के ऊपर मूव करवा रहे हैं, है ना, इसकी रेडियस हमने ले ली a, ऐसे ले लिया। तो अब हमारे पास जो भी पार्टिकल की पोजीशन आएगी तो हम ऐसे लिखेंगे मोड ऑफ r इज इक्वल टू a, ऐसे लिखते हैं कि हर एक पार्टिकल का जो डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a आएगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, ऐसे बना दिया x y z, तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल मूव करेगा ना उसका जो भी मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, a के इक्वल आएगा। तो अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखें, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर, दिस इज होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट दिख रहा है ये इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ना। तो इसमें हमारे पास वेलोसिटी नहीं आई, वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है ये। लेकिन अगर मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि जो हमारी बॉडी है वो सर्कल की बाउंड्री पे या फिर उसके अंदर अंदर मूव करे, उससे बाहर ना जाए, तो दैट मीन्स अब हमारा जो पार्टिकल है वो यहाँ पे मूव कर सकता है, अंदर भी मूव कर सकता है वो। तो अब अगर अंदर आ गया, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर आ गया हमारा पार्टिकल, तो अब जो उसकी डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन लेस देन a भी आ सकती है ना, जरूरी तो नहीं है a ही आए, अंदर आ गई तो उसका डिस्टेंस रेडियस से कम हो जाएगा, तो ऐसा भी तो पॉसिबल है। तो अगर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर, देन द सिस्टम इज नोन एज नॉन होलोनोमिक। नॉन होलोनोमिक और यूनिलेटरल सेम ही है, बस उसमें हमें ये ध्यान रखना वहां पे वेलोसिटी का फैक्टर ऐड करना है और यहाँ पे सिर्फ इनइक्वालिटी का। तो अगर आप ध्यान से भी देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास इनइक्वालिटी आ जाए देन द सिस्टम इज नोन एज यूनिलेटरल कंस्ट्रेंट, ठीक है। या फिर इसको अब हम डायरेक्ट होलोनोमिक में ऐसा भी कह सकते हैं, होलोनोमिक में इक्वल होना चाहिए और नॉन होलोनोमिक में इनइक्वालिटी आनी चाहिए, वो भी चल जाएगी डेफिनेशन। क्लियर है सभी को। और एग्जांपल्स अगर आपको करने हैं तो इसमें मिल जाएंगे, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। और कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पॉसिबल एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।